स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 28 मई है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। तो पहले हम आज के पहले प्रश्न पर चलें, उससे पहले देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो के अंत में जो पूछा गया प्रश्न था उसका उत्तर क्या होगा। पूरे भारत में शकरकंद उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। जिन लोगों ने भी ओडिशा आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, भारत या स्विट्ज़रलैंड। तो इसका आंसर होगा, आप सभी लोग भी कोशिश करें, अगर जिनको पता है कि इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर डालें और इसके साथ साथ डिटेल्स भी आप लोग नोट करते रहें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारत। भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा और इससे पहले भारत 2021 में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला था, परंतु कोरोना वायरस महामारी के चलते इसे रद्द कर दिया गया। अब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 के दौरान किया जाएगा। इसके साथ ही यह भारत में होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। इससे पहले भारत में 2017 पुरुषों के अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था। इसके साथ ही अगर देखें तो फीफा के सदस्य देशों को 6 संघों के तहत वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया गया है और भारत एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अंतर्गत आता है। फीफा की स्थापना 1904 में डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन और स्विट्जरलैंड के संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा की देखरेख के लिए की गई थी। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा स्विट्जरलैंड के कानून के तहत स्थापित एक संघ भी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये एक लोगो है जो कि काफ़ी सारी चीज़ों को दर्शाता है। फिलहाल तो यहाँ पे आपको 2020 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 2022 का भी लोगो सेम यही रखा गया क्योंकि ये लगातार उसी तरीके से चेंज होता रहा है। तो ये खेल अभी हुआ नहीं है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरी ट्रॉफी में एक तरीके से भारत की झलक को दिखाया गया है। जैसे कि अगर देखा जाए तो इसमें यूनिटी को बहुत ही महत्व दिया गया है। यूनिटी ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें आप देख रहे होंगे कि आपने वर्ली पेंटिंग के बारे में सुना होगा। वर्ली आर्ट या वर्ली पेंटिंग जो कि गुजरात में आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से ज्यामिति आकृतियों का उपयोग किया जाता है। और यदि आप टेलीग्राम पर हैं तो वहाँ पर भी मैंने वर्ली चित्रकला को लेकर कई बार चीज़ों को डाला है, इंफॉर्मेशन दी हैं। तो वर्ली चित्रकला को दिखाया गया है और इसमें इस प्रकार से दिखाया गया कि 5 होस्ट सिटीज़ को ये 5 लोग दिखाते हैं। अगर आप देखें तो एक ये इस पे 5 लोगों को बनाया गया है। तो ये रिप्रेजेंटिंग द 5 होस्ट सिटीज़ वेंचर द वेयर द इंडिया आर 5 स्टाइलिश फिगर फाउंडेड इन वर्ली पेंटिंग्स। तो इसको लेकर क्वेश्चन आराम से बन सकता है। और सिग्निफाइंग यूनिटी इन सोशल गैदरिंग एंड सेलिब्रेशंस, ये एक सोशल गैदरिंग और एक यूनिटी को दर्शाने वाला लोगों को इसमें डाला गया है। इसके अलावा प्लेसरी यानी कि द आइकॉनिक मोफेट इन इंडिया हैज़ डीप रूटेड ओरिजन रिप्रेजेंटेटिंग लाइफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो ऊपरी क्षेत्र है ये इस चीज़ को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण यूनिटी वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। कई इससे प्रश्न पूछने की संभावना बनी हुई है कि वर्ली चित्रकला को इसमें बड़े पैमाने पर दर्शाया गया। इसके अलावा वाटर, सी एंड रिवर वाला जो क्षेत्र है वो इस चीज़ को दिखाया गया, जो ये आपको जल की तरह दिखाई दे रहा है ये, तो इसको दिखाया गया। यानी कि वाटर फॉर्म अ फोकल पॉइंट है वाटर फॉर्म फॉर द डिज़ाइन रिफ्लेक्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स life giving energy to India and the part of will play when delivering football in 2022। तो इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो जीवन जल है वो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और उस चीज़ को यहाँ पर स्पष्टता से समझाया भी गया है। एक सिंबॉलिक फ्लावर भी इसमें दिखाया गया है और जो फुटबॉल इसमें बनाया गया है जो सबसे शीर्ष में दिखाई दे रहा है फुटबॉल, इसको एक स्टाइलिश इंडियन बैंडेंट फुटबॉल के रूप में क्रिएट किया गया है, जो कि एक फ्लोरल रेफरेंस है, फूल की तरह से इसको दिखाया गया है। तो ये जो लोगो है, ये लोगो अपने आप में बहुत सी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के दूसरे और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर
कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई, 21 मई, 24 मई या 27 मई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में नहीं है इसका आंसर, क्षमा कीजिएगा, ऑप्शन में नहीं डाल पाए। इसमें होगा 23 मई। तो आप लोग लिख लीजिएगा 23 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कछुओं और दुनिया भर में उनके तेजी से गायब होते आवासों की रक्षा करना है। यह दिवस 2000 में अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू द्वारा शुरू किया गया था। तब से यह दिवस दुनिया के सबसे पुराने जीवित सरीसृपों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत में कछुओं के सामने सबसे बड़ा खतरा तस्करी है। उन्हें हर साल बड़ी संख्या में पूर्वी एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई बाज़ारों में तस्करी कर भेजा जाता है। इन देशों में इनकी तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जीवित नमूनों के अलावा समुद्री कछुओं के अंडों को खोदा जाता है और दक्षिण एशियाई देशों में व्यंजनों के रूप में बेचा भी जाता है। दक्षिण एशियाई देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इन देशों में हम मुख्य रूप से देखते हैं। और इसके अलावा जो दक्षिण पूर्व एशिया हो गया और दक्षिण एशियाई देशों में, यानी कि भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, इन देशों में भी इनका बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है। पश्चिम बंगाल राज्य कछुओं की तस्करी के केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। सरकार के प्रयासों के बावजूद भारत में कछुए की तस्करी एक आकर्षण व्यवसाय के रूप में भी बनी हुई है। तो कई मानव निर्मित मुद्दों से कछुओं को भी खतरा है, जैसे प्रमुख खतरों के रूप में एक आवास का विनाश है। जो उनका आवास है मुख्य रूप से जो जलीय जीवन है, खासतौर पर गंगा और देश की अन्य जो प्रमुख नदियाँ हैं उनमें पाए जाने वाले कछुओं का आवास लगातार खत्म हो रहा है। वो विनाश का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि ये नदियाँ तेज़ी से प्रदूषित हो रही हैं। इसके अलावा जो समुद्री कछुए हैं और वो भी प्रदूषण से पीड़ित हैं, खास तौर पे प्लास्टिक प्रदूषण से। प्लास्टिक को खाकर कई सारे कछुए हर साल समुद्री तटों पर मृत पाए जाते हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र बत्रा, सुनील मेहता या राजीव रंजन। तो आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए आंसर। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 47वीं कांग्रेस के दौरान भारत के नरेंद्र बत्रा ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता और उन्होंने बेल्जियम के मार्क कॉड्रॉन को केवल 2 वोटों के मामूली अंतर से हराया भी है। उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। गौरतलब है कि वर्तमान में नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी हैं, तथा उनके जो प्रतिद्वंदी हैं बेल्जियम के मार्क कॉड्रॉन बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख हैं वे, और वे अपने देश के ओलंपिक पैनल के में भी शामिल एक सदस्य हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अब नरेंद्र बत्रा 2024 तक पद संभालेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की 47वीं कांग्रेस पिछले साल स्थगित होने के कारण कार्यकाल को 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। वे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 92 साल पुराने इतिहास में शीर्ष पद हासिल करने वाले पहले एकमात्र एशियाई हैं। तो ये एकमात्र एशियाई हैं जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो पूरे 92 साल रहे हैं, पिछले जो इतिहास रहा है उसमें ये शीर्ष पद प्राप्त करने वाले एकमात्र एशियाई हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनने वाले। ये इनका चित्र है, नरेंद्र बत्रा जी का चित्र है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 तक किस आकाशीय पिंड पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर रोवर भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन है मंगल, चंद्रमा, शुक्र या इनमें से कोई। जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर किसी को भी पता है, थोड़ा भी अनुमान है, तो आंसर देने का प्रयास पूरा कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चंद्रमा। तो चंद्रमा पर अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? वाइपर रोवर। तो ये मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा, और यह मिशन रोबोट विज्ञान मिशन और मानव अन्वेषण के साथ साथ चलने वाला एक उदाहरण है। यह मोबाइल रोबोट आर्टेमिस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। आर्टेमिस क्या है? आर्टेमिस एक नासा की चंद्रमा को लेकर एक योजना है,
और इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिणी ध्रुव का पर रिसर्च करना है। इसके अलावा वाइपर का अर्थ वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है और यह एक चंद्र रोवर है जिसे नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए विकसित किया है। इसके अलावा चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अधिकांश वैज्ञानिकों को आकर्षित करता ही है, क्योंकि स्थायी रूप से ये छाया वाले क्षेत्र में पानी और बर्फ की उपस्थिति होने की पूरी संभावना मानी जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अद्वितीय क्रेटर हैं, क्योंकि धूप इनके आंतरिक भाग तक नहीं पहुंच पाती है और ये क्रेटर ठंडे हैं जिसमें हाइड्रोजन, पानी, बर्फ और ऐसे अन्य वाष्पशील के जीवाश्म रिकॉर्ड शामिल भी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का चित्र वाइपर रोवर का होगा भविष्य में। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो वाइपर रोवर किससे संबंधित है? चंद्रमा से है। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा है और ये आर्टेमिस मिशन का एक भाग है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में किस देश ने G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? ऑप्शन है फ्रांस, भारत, इटली या ब्राज़ील। तो आंसर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इटली। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ग्लोबल G20 हेल्थ समिट की सह मेजबानी यूरोपीय आयोग के साथ इटली द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी को दूर करने के एजेंडे को अपनाया। इसने रोम डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स को विकसित करने और उसका समर्थन करने का भी निर्णय लिया है। तो इस शिखर सम्मेलन में उल्लेख किया गया कि प्रति मिनट कोविड-19 से 9 लोगों की जान जाने के साथ अधिक संक्रामक वेरिएंट का जोखिम बढ़ गया है। WHO के अधिकारियों के अनुसार महामारी का भविष्य G20 नेताओं के हाथों में है। तो इसी कारण रोम डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स को अपनाने की बात की जा रही है, यानी कि सही तरीके से इलाज को लेकर और सभी लोगों तक, विश्व के सभी लोगों तक मुख्य रूप से इसके इलाज को, इसके वैक्सीनेशन को और इससे संबंधित निदान को पहुंचाने की आवश्यकता इस डिक्लेरेशन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को पुनः लाया जाएगा? पालामू राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आप लोगों को पता है किसी को भी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया का सबसे तेज जमीन वाला जानवर चीता भारत में फिर से लाया जाएगा। चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नवंबर 2021 में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा और ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो नवंबर 2021 तक, नवंबर तक इसको लाया जा सकता है। तो भारत ने अपना आखिरी चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में देखा था और इस आखिरी चीते की मृत्यु के बाद 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था भारत से। तो भारत से चीता को विलुप्त 1952 में घोषित किया गया था और अंतिम चीता छत्तीसगढ़ में देखा गया था 1947 में। इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी जनवरी 2020 में अफ्रीकी चीतों को भारत में एक उपयुक्त आवास में एक प्रयोग के रूप में पेश करने के लिए अपनी मंजूरी दी थी और यह देखने के लिए कि क्या वे भारतीय पर्यावरण के अनुकूल हो सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चलाया गया। तो किसके लिए? चीता को वापस लाने के लिए चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई। तो इन्हें दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान चंबल क्षेत्र में स्थित है और यह लगभग 750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो एक जो अगर स्थिति देखी जाए तो क्यों कूनो राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया, इसके लिए और भी राष्ट्रीय उद्यान थे, तो उसका एक कारण यह है कि चंबल क्षेत्र में है। मुख्य रूप से ये 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इस पार्क में चीतों के लिए अनुकूल वातावरण है, यानी कि जिस प्रकार की जलवायु अफ्रीकी क्षेत्र देशों में देखी जाती है तो वैसे ही जलवायु कुछ यहाँ पर होगी। तो उनके लिए अनुकूल वातावरण बना रहेगा और यह एक संरक्षित क्षेत्र है। इसमें 4 सींग वाले मृग, नीलगाय, चिंकारा, चित्तीदार हिरण और जंगली सूअर की काफ़ी आबादी है। तो इस प्रकार इस पार्क में जो है चीतों के लिए एक अच्छा शिकार भी उपलब्ध रहेगा। तो चीता अफ्रीका और मध्य ईरान का मूल निवासी है और ये 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। तो चीता को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की खतरे वाली प्रजातियों की लिस्ट में यानी कि रेड लिस्ट में कमज़ोर श्रेणी यानी वर्नरेबल कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जनसंख्या घटकर
100 यानी 7100 हो गई है, यानी कि 2016 में जो गणना की गई थी तो उसमें पाया गया था कि 7100 इसकी जनसंख्या हो गई है। तो ये मुख्य रूप से अफ्रीकी सवाना मैदान में, घास के जो मैदान हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आ गया आपका चीता, देखिए किस तरीके से कूदता हुआ आया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही शाही लीची किस राज्य में पंजीकृत भौगोलिक संकेतक है? तो ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आंसर पता है आप लोगों को कि शाही लीची किस राज्य में पंजीकृत भौगोलिक संकेतक है। तो इसका आंसर होगा बिहार। तो शाही लीची अभी भारत में 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से जीआई प्रमाणित यानी कि भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑथोराइज्ड शाही लीची की पहली खेप बिहार से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई। शाही लीची बिहार का एक कृषि उत्पाद है जिसे 2018 में जीआई टैग दिया गया था, भौगोलिक संकेतक के रूप में प्रमाणित किया गया था। 2018 में बिहार से जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाला यह चौथा कृषि उत्पाद था। जीआई टैग के साथ बिहार के अन्य 3 उत्पाद हैं मगही पान, जर्दालू आम और कतरनी चावल। तो कतरनी चावल, जर्दालू आम और मगही पान ये अन्य 3 और जीआई टैग के साथ बिहार के कृषि उत्पाद हैं। और अभी 2018 में जो अगर कहा जाए तो नवीनतम जो जीआई टैग दिया गया वो शाही लीची को दिया गया। तो बिहार लीची के उत्पादन में भारत में सबसे ऊपर है क्योंकि इसकी जलवायु लीची के उत्पादन के अनुकूल है। लीची का उत्पादन मुख्य रूप से वैशाली, मुजफ्फरपुर, चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय और इसके कुछ आसपास के क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा भारत दुनिया में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि चीन पहले स्थान पर आता है। इसी तरीके से देखा जाए तो जीआई टैग क्या होता है? तो भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद जैसे हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान को दिया जाता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं। यह जीआई टैग गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन प्रदान करता है जो अनिवार्य रूप से उसके मूल स्थान से जुड़ा हुआ है। यह उत्पादकों को उत्पाद का प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में भी मदद करता है क्योंकि कोई अन्य निर्माता समान वस्तुओं को बेचने के लिए इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो यानी कि जीआई टैग मिलने के बाद और यह प्रमाण पत्र जो प्रमाणन होता है वो 10 वर्षों के लिए प्राप्त होता है। 10 वर्षों बाद इसे पुनः रिन्यू कराना होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जीआई टैग एक तरीके से भरोसे का प्रतीक होता है, क्वालिटी का प्रतीक होता है कि अगर इस क्षेत्र का ये पदार्थ है तो इसकी में ये क्वालिटी जो इसकी है ओरिजिनल क्वालिटी वही मिलेगी। तो ये जीआई टैग जो कि शाही लीची है उसका चित्र है, देख सकते हैं कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और उतने ही ये स्वादिष्ट भी होते हैं। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में गिलर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? कोलंबिया, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना। आंसर पता है आप में से किसी को तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इक्वाडोर। इक्वाडोर के अभी राष्ट्रपति बने हैं गिलार्मो लासो ने 24 मई 2021 को इक्वाडोर के राष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया और इस प्रकार इक्वाडोर में 14 वर्षों में पहली बार दक्षिणपंथी यानी कि राइट विंग के राष्ट्रपति ये बने हैं। यह एक बैंकर, व्यवसायी, लेखक और राजनीतिज्ञ हैं जो हाल ही में इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो इक्वाडोर की स्थिति कहाँ है? तो ये उत्तर पश्चिम दक्षिण अमेरिका में एक देश है और यह उत्तर में कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में पेरू और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। प्रशांत में गैलापागोस द्वीप समूह भी इक्वाडोर का एक हिस्सा है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। स्पेनिश यहाँ की आधिकारिक भाषा है। यह संयुक्त राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन अमेरिकी राज्यों के संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है। इसके साथ ही 2008 में इक्वाडोर संविधान के माध्यम से प्राकृतिक या पारिस्थितिकी तंत्र अधिकारों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो इक्वाडोर की अगर स्थिति मैप पर देखा जाए तो ये विश्व का मैप है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और इसमें अगर इक्वाडोर को देखा जाए तो इक्वाडोर कुछ यहाँ इस क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का। तो इसके साथ ही इसको और नज़दीक से देखा जाए तो इक्वाडोर का मैप कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा और इसमें क्विटो इसकी राजधानी कुछ यहाँ पर है और गलापागोस जो आइलैंड्स हैं उसके कुछ क्षेत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे कोलंबिया पेरू के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, स्थलीय सीमा साझा करता है और इसके साथ ही प्रशांत महासागर के साथ इसकी जलीय सीमा साझा होती है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में सुर्खियों में रही
मेकेदातु बांध किस नदी पर है? तो ऑप्शन है कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, झेलम या कावेरी। तो आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा कावेरी। अभी कर्नाटका के मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण के मापदंडों के कथित उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इसको लेकर तमिलनाडु ने आपत्ति दर्ज की थी। तमिलनाडु ऊपरी तट पर किसी भी प्रस्तावित परियोजना का विरोध करता है जब तक कि इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंजूर नहीं किया जाता। इसके अलावा कर्नाटक ने बिना सहमति और मंजूरी के परियोजना शुरू की जो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश के खिलाफ है। तो इस चीज़ को लेकर तमिलनाडु ने एनजीटी में केस डाला है, जिसको लेकर विवाद लगातार बढ़ा है। तो जो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण रहा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के द्वारा जो एक समझौता रहा जल समझौते को लेकर, कावेरी जल समझौते को लेकर, उसका यह उल्लंघन तमिलनाडु द्वारा बताया जाता है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले कितने खेल पुरस्कार शामिल हैं? तो ऑप्शन है 7, 6, 5, 9। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर आपको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा कितने खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो इसका आंसर होगा 6 खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 6 खेल पुरस्कारों को दिया गया सामूहिक नाम है, जिसमें माका ट्रॉफी, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार और प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल हैं। यानी कि 6 कौन कौन से पुरस्कार हैं? माका ट्रॉफी, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल हैं। तो इन्हें 1956-57 में भारत के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है इन पुरस्कारों से। खेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, यानी कि जल्द ही राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रमुख खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने वाले हैं। तो खेल पुरस्कारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं और इसने पात्र एथलीटों, कोचों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को स्वनामांकन और ऑनलाइन आवेदन की अनुमति दी है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकें, क्योंकि पिछले वीडियो से ही क्वेश्चन होता है कि विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह यानी कि रेमिटेंस इनफ्लो दर्ज किया है? भारत, चीन, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स के टच में रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस रेगुलर बनते हैं और मैंने आप लोगों को पीछे भी कई बार दिखाया है कि अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन सीधे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स से उठ रहे हैं। तो लगातार बने रहिए वीडियो के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,